Hello friends, myself Dr. Ankesh Bisla and I will be taking lecture 6th of animal reproduction under which we will discuss एनिस्ट्रस। तो कौन सा लेक्चर है गाइज? ये है लेक्चर अपना 6। ठीक है जी। टॉपिक क्या पढ़ेंगे इसके नीचे? एनिस्ट्रस। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि यूपीएससी ऑलरेडी क्या क्वेश्चन बना चुकी है इसके ऊपर। ठीक है, 2013 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है एनिस्ट्रस से, इनलिस्ट वेरियस कॉजेज ऑफ एनिस्ट्रस इन बोवाइंस एंड डिस्कस इट्स रेमेडियल मेजर्स। तो आपको कोज बताना है और उसका मैनेजमेंट कैसे हो सकता है वो बताना है। ठीक है जी। 2019 में क्वेश्चन आया है, डिफाइन ट्रू एनिस्ट्रस इन ए काउ विद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओवरी एंड नरेट द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू मैनेज इट। अब लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा गाइस, जो एप्लीकेशन थी अपनी मोबाइल के लिए आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, ताकि हर एक नई वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अब आप देखेंगे सर ये टॉपिक तो एनिस्ट्रस था, एस्ट्रस कैसे? एनिस्ट्रस समझने से पहले एनिस्ट्रस का मतलब क्या है? एन का मतलब बेसिकली अब्सेंस ऑफ ईस्ट्रस या फेलियर ऑफ ईस्ट्रस। तो उसके लिए तो हमें ईस्ट्रस को ही जानना पड़ेगा, ईस्ट्रस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर कैटल बफेलो की मैं बात करूं तो जो ईस्ट्रस का सिंपल फंडा क्या है? सिंपल मतलब क्या है? एनिमल का हीट में आना, बस यही मतलब है। 18 से 24 दिन के बीच में आती रहती है, उन्होंने एवरेज 21 दिन आप लगा सकते हैं। तो होता क्या है इसमें, फीमेल कैटल जो होती है वो रिसेप्टिव हो जाती है। किसके प्रति रिसेप्टिव हो जाती है? टू माउंटिंग एक्टिविटी बाय बुल और अदर काउ। उससे हमें देख करके आइडिया लग जाता है कि ये एनिमल हीट में है। डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द फेलियर ऑफ ईस्ट्रस। एक आपका ट्रू एनिस्ट्रस होता है, एक आपका सब ईस्ट्रस होता है। द काउ डज नॉट कम इनटू द ईस्ट्रस बिकॉज शी हैज इनएक्टिव ओवरीज। उसकी ओवरीज जो है वो इनएक्टिव है, इस वजह से वो ईस्ट्रस में नहीं आ पाएगी। सब ईस्ट्रस का मतलब क्या है? ईस्ट्रस कुछ थोड़े मोड़े साइन ऐसे दिख रहे हैं जो ईस्ट्रस जैसे हैं, या फिर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते कई बार एनिमल, क्योंकि वीक ईस्ट्रस लगा लीजिए, एक तरह से वीक ईस्ट्रस शो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब ईस्ट्रस बोलते हैं। चलो थोड़ा पढ़ के देख लेते हैं। द काउ हैज नॉर्मल साइक्लिक एक्टिविटी बट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन ईस्ट्रस ड्यू टू वीक और एब्सेंट ईस्ट्रस बिहेवियर और इनसफिशिएंट ऑब्जर्वेशन। तो समझ गए आप सब ईस्ट्रस का मतलब क्या है? तो यहां पे देख लेते हैं कि सब ईस्ट्रस को चेक करने के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। देखिए, मेन जो अपना फोकस रहेगा वो ट्रू एनिस्ट्रस के ऊपर रहेगा, इसके ऊपर ही हम सारा पढ़ेंगे। सब ईस्ट्रस इसके टाइप में आ जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। और इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? 2-4 जनरल से पॉइंट भी यहां पे देख के इसको सब ईस्ट्रस को यहां पे खत्म कर देंगे। मेन अपना ट्रू एनिस्ट्रस चलेगा। ठीक है जी। और आपको कभी भी एग्जाम में भी आता है ना, सिंपल एनिस्ट्रस नहीं देते हैं, वो कई बार क्या देते हैं? ट्रू एनिस्ट्रस के बारे में बताइए। जैसे कि आपने देखा भी था, मैंने यूपीएससी के अभी क्वेश्चंस पढ़े थे आपके आगे, वहां पे भी ट्रू एनिस्ट्रस उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, ट्रू एनिस्ट्रस का मतलब बेसिकली एनिस्ट्रस ही होता है। ठीक है, सब ईस्ट्रस को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं जी? नोविंग व्हाट टू लुक फॉर, साइन सिम्टम का पता होना चाहिए। अलोविंग इनफ ऑब्जर्वेशन टाइम, ये नहीं है कि आप गए एकदम से देखा और भागाए वहां से, कुछ समय बैठ करके ठीक ठाक देखना है कि सच में ये साइंस है कि नहीं है। ठीक है, अलोविंग इनफ ऑब्जर्वेशन टाइम हो गया। फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन देने, ये नहीं कि दिन में आप एक बार चले गए, हफ्ते में एक बार चले गए, आपको दिन में 1-2 बार सुबह शाम, मतलब फ्रीक्वेंट होना चाहिए ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। पॉसिबल यूज ऑफ मिल्क प्रोजेस्टेरोन किट। देखिए, मिल्क प्रोजेस्टेरोन किट से क्या बोलना चाह रहा है? कोई भी एनिमल हीट के अंदर होता है तो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो उसमें बढ़ जाता है। अब ये समझ में आया हो नहीं आया हो, इसको थोड़ा सा अपना नीचे रखना, फोकस पे मत रखना, प्रायोरिटी पे क्या रखना है? एनिस्ट्रस को रखना है जी। अब अपना मेन स्टार्ट होता है यहां से। चलिए जी, अब इसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। किसका जी? एनिस्ट्रस का। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? एक तो रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ द एनिमल की, ये जो रिप्रोडक्टिव स्टेज है इनके बेसिस पे कर सकते हैं, और दूसरा किस बेसिस पे कर सकते हैं? प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स के बेसिस पे कर सकते हैं। यहां पे आ जाइए। सबसे पहले जो एनिमल होता है, जो हीफर होती है, तो हम बोल सकते हैं कि उसने तो कभी पार्चुरेट ही नहीं किया होगा क्योंकि हीफर है वो। तो प्री प्यूबर्टल स्टेज में भी एनिस्ट्रस आ जाता है, यानी कि ऐसा एनिमल जिसने कभी काविंग ही नहीं की, कभी पार्चुरेट नहीं किया, उसके अंदर भी एनिस्ट्रस हो सकता है ना? हाँ जी, हो सकता है। एक ऐसा एनिमल है जिसने हीट शो किया और सर्विस उसकी हमने करवा दी, उसके बाद वो हीट शो नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस। सर्विस के बाद वो एनिस्ट्रस शो कर रहा है। उसके बाद पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस, यानी कि एनिमल पार्चुरेट कर जाता है, उसके बाद वो एनिस्ट्रस शो करता है। तो 3 स्टेजेस हो गए ना ये। सबसे पहले मैच्योरिटी वाला, उसके बाद सर्विस करवा देते हैं, उसके बाद एनिस्ट्रस, उसके बाद सर्विस करवाने के बाद
पोस्टपार्टम हो जाता है, उसके बाद एनिस्टर शुरू होता है। तो 3 केसेस यहां पे बन जाते हैं अपने। ये कॉन्जेनाइटल यानी कि जन्मजात ही इसमें कुछ प्रॉब्लम है, पैथोलॉजिकल कोई डिसीज की वजह से, न्यूट्रिशनल प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया, बॉडी वेट गेन नहीं हुआ, जो भी रीजन है, मतलब बेसिक मैं आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं यहाँ पे, या सीजनल, इसकी वजह से भी एनिस्ट्रस हो जाता है। ठीक है जी। मेन टारगेट जो है अपना प्योरिटी रहेगी इसके ऊपर। ये तो हमने लिख के दिखा दिया क्लासिफिकेशन, अगर कोई टीचर आंसर पढ़े तो अपना लगे कि यार इनको क्लासिफिकेशन पता है। ठीक है, मेन अपना यहां से रहेगा, इन सबको पढ़ते हैं हम। क्रोमोजोमल एनोमलीज, भैया क्रोमोजोम में ही प्रॉब्लम थी, कहां से स्ट्रेस शो करेगी, पहली बार भी नहीं करेगी वो। एबनॉर्मल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है तो भी नहीं करेगी। डिबिलिटेटिंग डिसीज लाइक बोवाइन वायरल डायरिया, इसकी वजह से क्या होता है, एनिमल काफी वीक हो जाता है, उसकी वजह से शो नहीं करती है। अगर स्टार्टिंग से पुअर मैनेजमेंट रही है, मतलब आपने ध्यान नहीं रखा कि हाई टेम्परेचर है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, हाई ह्यूमिडिटी है, इसकी वजह से भी वो शो नहीं करेगी। पुअर न्यूट्रिशन है, उसकी वजह से भी नहीं करेगी। कई बार हम क्या करते हैं, एनिमल को जल्दी ग्रो करवाने के लिए यूज ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग इंप्लांट, कुछ ऐसे इंप्लांट करवा देते हैं जिससे ग्रोथ जल्दी हो जाए, बट उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये कौन सी कैटेगरी है अपनी, प्री प्यूबर्टल एनिस्ट्रस वाली। ठीक है जी, ओके, डन हो गया एक पॉइंट, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस की बात करते हैं, यानी कि अब हीपर वाली स्टेज मान लेते हैं कि ठीक थी, उसकी हीट में भी आई और हमने सर्विस भी करवा दी। अब सर्विस करवाने के बाद वो एनिस्ट्रस शो कर रही है, तो वो कौन से केस बनते हैं, देखिए जी। सबसे पहली बात, अगर सर्विस करवाने के बाद एनिमल हीट में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहला रीजन जो जेन्युइन रीजन बनता है वो प्रेगनेंसी बनता है। अरे प्रेग्नेंट अगर हो चुकी है सही तरीके से तो वो हीट में नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी बात करते हैं जी, ल्यूटियल ओवेरियन सिस्ट, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। अगर जो ल्यूटियल सिस्ट उसमें बन जाती है तो वो कंटिन्यूअस क्या होगा, फोलिकल ही नहीं बन पाएगा, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम में वही परसिस्ट करेगा, तो बेसिकली वो हीट में नहीं आएगी क्योंकि वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने की ट्राई कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा, अगर वो बाय चांस सर्विस के बाद हीट में आई थी बट हमें नहीं पता लगा, हमने ऑब्जर्वेशन अच्छे से नहीं की, तो उस केस में भी क्या होगा, पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस में कंसिडर किया जाएगा उसको। पायोमेट्रा भी एक रीजन होता है किस चीज का, पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस का। पायोमेट्रा की वजह से भी क्या होता है, एनिस्ट्रस में आ जाता है एनिमल, हीट में नहीं शो करता। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है यार यूट्रस के अंदर। उसके बाद 2 पॉइंट बनते हैं आपके, ये फीटल मैसेरेशन और फीटल ममीफिकेशन। अब जी देखिए, ये पॉइंट मैसेरेशन और ममीफिकेशन पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस के अंदर आ रहे हैं। अभी किसी एनिमल की सर्विस अगर करवाई है तो उसके अंदर ही तो फिटस हो सकता है ना, और उसी के अंदर मैसेरेशन ममीफिकेशन हो सकता है, तो ये इस हेडिंग के नीचे आएंगे पॉइंट, और इस वजह से वो हीट शो नहीं कर रही। ठीक है जी। एक ग्रेनुलोसा सेल जो ट्यूमर होता है वो ज्यादातर इसी स्टेज में होता है, तो इसको भी हम पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है जी। तो पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस के भी सारे पॉइंट अपने क्लियर हैं, जहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होनी चाहिए किसी पॉइंट में। अब कुछ इसके पिक्चर भी मैंने बनाए आप लोगों के, मतलब एक तरह से डाउनलोड किए हैं दिखाने के लिए, किस चीज के, ममीफिकेशन ऑफ फीटस में कैसा दिखता है, मैसेरेशन ऑफ फीटस में बिल्कुल इस तरह से ही दिखता है। अब चाहें तो गूगल पे जाकर के और भी इमेज डाउनलोड करके देख सकते हैं, उससे भी एक आइडिया हो जाएगा, बट यहाँ पे हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि एक अलग अपने आप में टॉपिक हो जाएगा, इनका डिफरेंस है ना। तो ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर के अंदर आप ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये वाली, ये क्या दिखा रही है, ये ट्यूमरस ग्रोथ दिखा रही है। ठीक है जी। और किस हेडिंग के नीचे पढ़े हैं हमने सारे के सारे पॉइंट, पोस्ट सर्विस एनिस्ट्रस के अंदर। ठीक है, चलिए जी। अब आ जाता है यहां पे पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये काफी काम की चीज है अपने। पोस्टपार्टम से हमें पता लग रहा है कि पार्चुरेशन के बाद एनिमल हीट में नहीं आ पा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। देखिए हमने स्टार्टिंग में 3 स्टेजेस की बात की थी, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेज हमने 3 हिस्सों में या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था। सबसे पहला हीफर वाला स्टेज था जो प्री प्यूबर्टल, उसके बाद सर्विस करवा दी पोस्ट सर्विस, उसके बाद एनिस्ट्रस नहीं आ रहा, और तीसरा पार्चुरेट कर चुका है एनिमल, उसके बाद हीट में नहीं आ रहा है, तो ये तीसरे वाला चल रहा है अपना। बेस्ड ऑन द फोलिकुलर डायनेमिक्स, पीटर इन 2009 क्लासिफाइड पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस इनटू 4 टाइप्स। देखिए 2009 में पीटर नाम के कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने फोलिकुलर डायनेमिक्स के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 4 हिस्सों में, 4 टाइप्स के अंदर। टाइप 1 पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस, टाइप 2 पोस्टपार्टम एनिस्ट्रस। ठीक है, अब जल्दी से समझ लेते हैं टाइप 1 2 3 4 क्या है। टाइप 1 के अंदर क्या होगा, जो फोलिकल है वो ग्रो तो करेगा बट देयर इज नो डेविएशन। 2 के अंदर ग्रोथ ऑफ द फोलिकल होगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, एट्रेसिया हो जाएगा फोलिकल का। टाइप 3 के अंदर देयर इज एमर्जेंस ऑफ द वेव, डेविएशन ऑफ द फोलिकल, और ग्रोथ भी होगी बट नो ओव्यूलेशन विच लीड्स टू द लार्जर परसिस्टेंट फोलिकल, दैट इज नोन एज फोलिकुलर और ल्यूटियल सिस्ट।
अब आप लोगों में थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो रही होगी, ये एमरजेंस वेव और ये डेविएशन वाला क्या है, ये भी अगली स्लाइड में मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एमरजेंस ऑफ द वेव अभी आप समझ लीजिए बस डिफरेंस क्या है। एमरजेंस ऑफ द वेव दिखेगी इसमें, फॉलिकल डेविएशन भी दिखेगा, ग्रोथ ओवुलेशन भी होगा, बट द लाइफ ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम इज प्रोलॉन्ग। इसके अंदर ओवुलेशन भी हो रहा है, बट जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग हो रही है। और जब तक भैया कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, जब तक एनिमल हीट शो नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गया आप लोगों के? चलिए जी ठीक है। अब डेविएशन का मतलब क्या है, पहले पॉइंट में बता देता हूं। देखिए डेविएशन का सिंपल सा मतलब ये है, काफी सारे फॉलिकल्स होते हैं किसी फीमेल एनिमल में, उसकी ओवरी के अंदर। डेविएशन का सिंपल सा फंडा ये है कि एक फॉलिकल तो इतना ग्रो कर चुका है कि जो साफ साफ दिख रहा है कि यार ये तो लार्जर फॉलिकल बनने वाला है, और जो बाकी के फॉलिकल होते हैं वो बिल्कुल छोटे रह जाते हैं। तो डेविएशन बोल सकते हैं कि इनके पाथ में डेविएशन है कि एक तो अपना पूरा डोमिनेंट स्टेज में जा चुका है जो ओवुलेशन करेगा बाद में जाकर के, या नहीं करेगा वो एक अलग बात है, बट उनको हम डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ठीक है जी। एमरजेंस के अंदर भी यही है कि सारे फॉलिकल्स मान के चलते हैं बराबर साइज के हैं बिल्कुल, ठीक है। तो एमरजेंस वेव में क्या होगा, इनमें से एक फॉलिकल डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको हम एमरजेंस वेव बोलने लग जाएंगे कि भैया हमें पता लग रहा है कि अब चीजें शुरू हो चुकी हैं। और डेविएशन में ये वाला जो फॉलिकल है ये तो ग्रो करता चला जाएगा, और ये वाले हैं ये छोटे हो जाएंगे बिल्कुल। तो समझ में आ गया डिफरेंस? और जिसको यहां पे भी नहीं समझ में आया है वो अगली स्लाइड में अच्छे से समझ ले। मेन पॉइंट ये याद रखने हैं, अगर समझ के याद रख सको तो अच्छा, नहीं समझ के याद रखो तो ऐसे कैसे कर लेना, ठीक है जी। तो चलिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखते हैं पोस्टपार्टम एनेस्ट्रस के। ये 3 फैक्टर हैं इसके, सकलिंग, स्ट्रेस और न्यूट्रिशन। देखिए सकलिंग से क्या होता है, जो एलएच की कंसंट्रेशन होती है वो काफी कम हो जाती है, और आप सभी जानते हैं एलएच का जो पीक होता है, मतलब जो एलएच की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है उसकी वजह से ये एनिमल हीट शो करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन ही डिक्रीज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होगा, हीट में नहीं आ पाएगा एनिमल। और स्ट्रेस में भी क्या होता है, स्ट्रेस कोर्टिकोइड से रिलीज कराता है, जिसकी वजह से फर्दर एलएच की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो सेंसिटिविटी है किस चीज की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, किसके प्रति, जीएनआरएच जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उनके प्रति कम हो जाती है। अगर सेंसिटिविटी ही कम हो जाएगी तो कितना ही रिलीज हो जाए, तो उसकी वजह से भी एनिमल फिर से हीट में नहीं आ पाता है। और न्यूट्रिशन में अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है या हाई प्रोटीन डाइट हम दे रहे हैं तो ये दोनों इस चीज के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। बाकी आगे ये याद करने की जरूरत नहीं है कि न्यूरोपेप्टाइड ब्रेन पे इफेक्ट करते हैं, उसके बाद आईजीएफ निकलता है लीवर से और पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, वो फर्दर वो ज्यादा बात हो जाएगी। बस आप इतना याद रखें, अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस है और हाई प्रोटीन डाइट है तो क्या होगा, उससे भी एनिमल एनिस्ट्रस में चला जाएगा। कौन से वाले में, पोस्टपार्टम में। एनिस्ट्रस ड्यू टू सिस्टमिक और यूटेराइन डिसीज, इसको भी अलग से पढ़ लेते हैं कि भैया चलो रिप्रोडक्टिव स्टेज तो देख लिए हमने, लेकिन उनमें से किसी भी स्टेज के अंदर ये तो हो सकता है ना कि एनिमल किसी डिसीज के अंदर चला जाता है, तो उन डिसीज की वजह से भी वो एनिमल हीट में नहीं आ पाएगा। जैसे कि अगर प्लेजेंटा रिटेन हो जाती है बॉडी के अंदर तो इन्फेक्शन बन जाता है, उसकी वजह से भी एनिमल काफी समय तक हीट में नहीं आ पाता, ठीक है जी। क्रोनिक प्रोलैप्स, अगर सब कुछ निकल गया है, बाहर की तरफ आ गया है, वेजाइना बाहर की तरफ आ गया है, या यूट्रस भी कई बार बाहर की तरफ आ जाता है, लंबे समय से ऐसा है, तो उस केसेस में भी हीट में एनिमल नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली पहला पॉइंट क्या है, उसके अंदर काफी समय तक रह रहा है, पार्चुलेशन करने के बाद जो प्लेजेंटा बाहर आ जाना चाहिए था उसकी वजह से एनिस्ट्रस में है। दूसरा पॉइंट क्या है, काफी समय से प्रोलैप्स है उसकी वजह से। तीसरा पॉइंट क्या है, मेट्राइटिस की वजह से। चौथा पॉइंट क्या है जी, हाइड्रोप्सी एमनाई। और ये पांचवा पॉइंट हाइड्रोएलेंटोइस। इसमें क्या होता है, जो एमनियोटिक कैविटी होती है उसके अंदर ज्यादा फ्लूइड भर जाता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड। और इसमें क्या होता है, इस एलेंटोइस जो कैविटी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड भर जाता है। उन दोनों की वजह से एनिमल हीट में नहीं आ पाता है। अब ये देखिए यहां पे ये समझ लीजिए आप, ये एलेंटोइस कैविटी है, इसके अंदर अगर फ्लूइड भरता है तो हाइड्रोएलेंटोइस, अगर एमनियोटिक कैविटी में भरता है तो हाइड्रोप्सी एमनाई, ठीक है जी। तो डायग्नोसिस चेक करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी डायग्नोसिस में हम हिस्ट्री चेक करते हैं और उसका रेक्टल एग्जामिनेशन से चेक करते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो ठीक है कि नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं जी ट्रीटमेंट की, या फिर बोल दीजिए मैनेजमेंट की, या बोल दीजिए रेमेडियल मेजर्स की, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए जनरल ट्रीटमेंट एक तरह से हम बता रहे हैं, सारी का, प्री का, पोस्ट का, सबका एक साथ, क्योंकि अब इनका भी अलग अलग से बताएंगे तो वो अलग से 30 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रिशन इंप्रूव करेंगे, मिनरल विटामिन जो है, मिनरल मिक्सचर जो आता है वो देंगे, वीनिंग करा देंगे। वीनिंग का मतलब क्या होता है, जो काफ होता है उसको थोड़ा जल्दी उससे हटा देना, किससे, मदर से सेपरेट कर देना उसको, ताकि क्या कम हो जाए, सकलिंग कम हो जाए। और सकलिंग की वजह से क्या दिक्कत हो रही थी, ज्यादा सकलिंग करने की वजह से जो एलएच था
उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही थी और इसकी वजह से क्या हो रहा था, बेसिकली एनिमल हीट में नहीं आ पा रहा था। हीट स्ट्रेस की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको हीट स्ट्रेस कम कर दिया। काऊ को जितना हम कंफर्टेबल रख सकते हैं ना, इन जनरल वे अगर मैं बोलूं तो उतना कंफर्टेबल रखना चाहिए हर चीज के अंदर, ठीक है, ताकि उसको किसी भी चीज का स्ट्रेस ना हो, वेदर इट इज ए प्रोडक्शन स्ट्रेस और हीट स्ट्रेस, ठीक है। हार्मोनल थेरेपी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो हार्मोनल थेरेपी है, सबसे पहले तो इसका जुडिशियसली यूज करना चाहिए। ये नहीं कि मन किया तो हार्मोनल थेरेपी दे दी। तो पहले कुछ चीजें एक्सक्लूड कर लो कि यार हाँ ये चीजें तो सही है, बॉडी वेट भी सही है एनिमल का और हमने न्यूट्रिशन भी प्रॉपर दिया, फिर भी हार्मोन में प्रॉब्लम आ रही है, तभी हमें हार्मोनल थेरेपी देनी है, ठीक है जी। तो हार्मोनल थेरेपी शुड बी अटेम्प्टेड ओनली व्हेन न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट आर ऑप्टिमम एंड काउ हैव बॉडी रिजर्व्स, ठीक है जी। अब ये 4 हार्मोन्स होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जीएनआरएच और पीजी। तो इनके ही जो एनालॉग रहते हैं बेसिकली, जो इन्हीं हार्मोन्स का काम करते हैं, वो चीजें हम देंगे। एस्ट्रोजन का क्या है जी, प्रोजिनोन डिपो 2 ml इंट्रामस्कुलर, ये सारे इंट्रामस्कुलर लगते हैं, ठीक है। फोलिगोन 800 to 1000 इंटरनेशनल यूनिट, ये भी आईएम देना है। जीएनआरएच का एनालॉग क्या है, रिसेप्टाल। एनालॉग से मेरा मतलब है कि वो उस तरह से काम करेगा, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन ओनली टू बी गिवन व्हेन सीएल इज प्रेजेंट। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है उसका काम क्या होता है, वो ल्यूटियोलाइटिक इफेक्ट दिखाता है किस पे, कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर। और जीएनआरएच का भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो डिलेड ओवुलेशन के अंदर वो काम आ जाता है, ठीक है। प्रोजेस्ट्रोन इम्प्लांट्स, प्रोजेस्ट्रोन और एस्ट्राडियोल हम देते हैं सीआईडीआर फॉर 9 डेज। अब सीआईडीआर क्या है, सीआईडीआर क्या है, कंट्रोल इंटरनल ड्रग रिलीज। धीरे धीरे जो ड्रग है वो रिलीज होता चला जाएगा, कितने दिन के लिए, 9 दिन के लिए। धीरे धीरे वो अपने आप रिलीज होता चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेस्ट्रोन इम्प्लांट। क्या क्या देते हैं इसमें, प्रोजेस्ट्रोन प्लस एस्ट्राडियोल, ठीक है। तो चलो जी समर एनिस्टस इन बफेलोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहां पे बोल रहा हूं बफेलो काउज की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है बफेलोज का वो काफी वीक होता है, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स इनमें बहुत कम होती हैं, जबकि काउज में काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है जी। तो फैक्टर्स कोजेस देख लेते हैं कि किस किस वजह से होता है और मैनेजमेंट इनकी क्या क्या रहेगी, ठीक है जी। कोज, एनवायरमेंटल कोज, हाई टेम्परेचर है, इंक्रीज डे लेंथ है, न्यूट्रिशन है, मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रख रहे, इस वजह से हो जाता है जी। पुअर थर्मोरेगुलेशन होता है किसमें, खास करके बफेलोज की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर दिन बहुत लंबे हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन की जो अमाउंट है ब्लड में वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि स्प्रेस करेगी किसको, जीएनआरएच की एक्टिविटी को, गोनाडोट्रोपिन्स की एक्टिविटी को, जिससे क्या होगा, हीट में एनिमल नहीं आ पाएगा। और हीट स्ट्रेस की अगर मैं यहां पे बात करूं, हीट स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, फोलिकुलर एक्टिविटी भी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से एनिमल हीट में नहीं आ पाता है। मैनेजमेंट की बात करें तो जी, मैनेजमेंट में क्या करना है, यहां पे प्रोविजन ऑफ शेड, हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए, वेलोइंग पॉन्ड्स, थर्मल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है जी। और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, जो मेलाटोनिन है उसका ट्रीटमेंट भी अगर हम देते हैं एनिमल को, तो ये भी, इसमें भी काफी सक्सेस रेट देखी गई है। तो गाइज मुझे लगता है कि मैं सारा का सारा टॉपिक बता चुका हूं, लेकिन खत्म करने से पहले एक आइडिया देना चाहूंगा जल्दी से आपको। एनिस्ट्रस के बारे में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी, फेलियर ऑफ एनिस्ट्रस, उसके बाद उसका 2 तरीके से क्लासिफिकेशन किया, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे, रिप्रोडक्शन स्टेजेस के बेसिस पे, कौन सा, प्री प्यूबर्टल, उसके बाद क्या आया, पोस्ट सर्विस, फिर पोस्ट पार्टम आया। और वो बाकी के जो 4 थे वो आप देख लेना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लिख के आएंगे तो अच्छा लगेगा कि क्लासिफिकेशन तो पता है, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं बस, ठीक है जी। उसके बाद हमने उन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। अलग से क्या पढ़ा है, अलग से हमने एक समर एनिस्ट्रस भी पढ़ लिया है, ठीक है, समर एनिस्ट्रस इन बफेलो। तो गाइज यही था आज के टॉपिक में। और जाने से पहले मैं बोलना चाहूंगा आपको, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइज।